आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। देखिए, बिहार में विधानसभा की 4 सीटों के नतीजे आ गए। एक और जहां सत्तारूढ़ गठबंधन राजग का मनोबल हाई है, हाई होना बहुत स्वाभाविक है। महागठबंधन जो 3 सीटें जिसकी थी वो साफ हो गया इस चुनाव में, और एनडीए को सभी 4 सीटें मिल गई। और देखिए, कल नतीजे की घोषणा हुई और सोमवार से बिहार विधानमंडल का शरदकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ये 25 नवंबर से 29 नवंबर तक सत्र चलेगा। स्वाभाविक है कि अब सत्र में फिर हंगामा होगा, और विपक्ष जो चुनाव में पस्त हो गया है तो सत्र में तो सुस्त नहीं रहेगा, चुप नहीं रहेगा। वहाँ तो फिर अपना कुछ मुद्दा ही उठाएगा, सरकार को घेरेगा। ये तो देखने को ही मिलेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, ये सत्र में शुरुआत क्या होगी। अभी 4 विधायक नए जीत कर आए हैं। ये संयोग है कि चारों विधायक पहली बार असेंबली में, एक तो पूर्व सदस्य हैं विधान परिषद की, लेकिन असेंबली में पहली बार जीत कर आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेलागंज से नवनिर्वाचित मनोरमा देवी की बात। तो पहले भी विधायक रही हैं, वो एमएलसी रही हैं, लेकिन अब वो विधायक हो जाएंगी, एमएलए हो जाएंगी। तो उनका भी होगा ओथ। और फिर 3 जगह से जहाँ जो जीत कर आए हैं वो सभी, एक और रामगढ़ से भी जीत कर आए हैं अशोक कुमार सिंह, वो भी पूर्व विधायक। तो हाउस में फिर वो मेमोरी का शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर 4 विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। अब इस चुनाव में तो बीजेपी को 2 सीट की बोनस की सीट न हो गई है। एक राजद की सीट और एक माले की सीट जीत ली है बीजेपी ने। और जदयू को 34 साल का जो किला था राजद का बेलागंज में, ध्वस्त करके जदयू ने उसे हथिया लिया है। तो इस चुनाव में बोनस में 1 सीट जदयू को भी मिल गई है। तो अब 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में अब कोई सीट खाली नहीं रह गई है। मतलब अब साल भर जब चुनाव का है, इसी महीने में अगले साल सभी 243 सीटों के लिए चुनाव होता रहेगा। तो अभी सबको ये जानकारी तो होनी ही चाहिए कि अब असेंबली में अभी किस दल के कितने सदस्य हैं। तो अब बीजेपी को इस उपचुनाव में 2 सीट पर विजय मिलने के बाद सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अब भाजपा के सदन में 80 सदस्य हो गए। वहीं फिर अब राजद के 77 सदस्य हो गए, 77। मतलब 2 सीटों का नुकसान हुआ है। तो 79 जो था वो 77 हो गया। और ठीक उसी तरह से जदयू को जो 44 विधायक थे उनके 1 सीट मिल गई बेलागंज की, तो उनके सदस्य हो गए 45। और बाकी कांग्रेस तो 19 थी, 19 रह गई। भले उसमें कुछ बगावत अख्तियार करके मेंबर हैं कांग्रेस के बैठ रहे हैं सत्तारूढ़ दल के साथ, उसकी तो चर्चा मैं अलग से करता हूं। लेकिन इस बार तो माले को भी 1 सीट का नुकसान हो गया और तरारी सीट छीन गई उसको। इस बार वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में थी और सीट ही छीन गई। वो बीजेपी ने ले लिया है, तो माले की सदस्य संख्या घटकर 11 हो गई है। और फिर हम के 4 सदस्य हैं, सीपीआई के 2 सदस्य हैं, सीपीएम के 2 सदस्य हैं, एआईएम के 1 सदस्य हैं और 2 निर्दलीय सदस्य हैं। इस प्रकार 243 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटें भर गई हैं। तो एक तो शपथ ग्रहण होगा, और फिर इस शरदकालीन सत्र में सरकार अपना दूसरा बजट पास कराएगी, अनुपूरक बजट। और कुछ विधायी 5 दिन का तो ही सत्र है। देखिए, अब हो क्या रहा है, संविधान में व्यवस्था है कि प्रत्येक 6 महीने पर, चाहे वो संसद का हो या विधानसभा विधान परिषद का हाउस बुलाना अनिवार्य है। तो अब सरकार यही करती रही है। संवैधानिक अनिवार्यता नहीं होती ना, तो शायद अब वो एक बार बजट पास कराने के बाद कोई सरकार जो है, कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, हाउस से ही भागती है सरकारें। लेकिन ये 5-5 दिन का 2 सत्र हुआ करता है, और जो बजट सत्र होता है आमतौर पर वो 22 दिन का होता है। यही परंपरा चल रही है। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो विधानसभा अध्यक्षों की सबसे बड़ी देश में है, वो तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसी विधानसभा जहां 200 से अधिक सीटें हैं, तो उसकी सिफारिश कई बार हुई कि भाई अब इस विधानमंडल का सत्र छोटा होता जा रहा है, कम से कम 90 दिन होना चाहिए। लेकिन अभी जुमला ही साबित होना है। मुश्किल से 35 से 40, यही 35 दिन 40 दिन 35 दिन 40 दिन, यही सत्र पिछले 3 दशक से यही चल रहा है।
कभी बिहार में 70 दिन की भी सीटिंग हुआ करती थी। ये बात मैं कर रहा हूँ कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे वो, और उनके पहले भी कांग्रेस के ज़माने में। लेकिन उसके बाद तो अभी सत्र छोटा होता जा रहा है। भले विधायकों की सुविधा बढ़ती जा रही है, विधायकी की सुविधा में कोई कमी नहीं है। अब तो विधायक लोग जो हैं उनको वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, दैनिक भत्ता मिलता है, क्षेत्रीय भत्ता मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो सुविधाएं नहीं घटी हैं, लेकिन सत्र छोटा हो रहा है। इससे सच पूछे तो विपक्ष को ही नुकसान होता है। और कम दिनों का सत्र भी हो तो आप देखते हैं हंगामे की भेंट चढ़ी होती है। अब मुद्दे पर सबसे तो बड़ी बात है कि विपक्ष जो है उस सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर देता है, बाहर चला आता है। तो सरकार का काम तो हो ही जाता है। एक तरह से कहिए कि परोक्ष रूप से वो सरकार को मदद ही मिल जाती है। सदन में विपक्ष रहकर यदि सरकार को घेरे तो एक बात होगी, और कहीं वो तो विमर्श का जगह है। बिहार विधानसभा का तो कुछ इस तरह का काला अध्याय भी रहा है। अब उसकी चर्चा मैं अभी क्या करूं आपसे। यहाँ तो सदन के अंदर पुलिस बुलानी पड़ी, कई बार मारपीट भी होती रही है। क्या कुछ नहीं बिहार विधानसभा ने देखा है। खैर, अब इस उपचुनाव के बाद जो अभी नतीजे आए हैं, जहां एनडीए का हौसला बुलंद है, तो विपक्ष तो चुप बैठेगा नहीं। विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को निश्चित रूप से घेरेगा। आपने देखा नहीं कि चुनाव नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव का क्या बयान आया। मैं उस बयान को थोड़ा अहंकार से भी देखता हूँ। और ठीक है, इस चुनाव में हार हुई तो ये तो कहना चाहिए कि भाई जनादेश जो भी है, अब हम कहाँ कमज़ोर हुए हम इसकी समीक्षा करेंगे। आखिर 34 वर्षों का किला ध्वस्त हो जाए, बेलागंज सीट हार जाए राजद, और रामगढ़ की सीट जहां जगदानंद सिंह प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं, उस सीट पर राजद कैंडिडेट तीसरे स्थान पर हो जाए, इससे शर्मनाक हार क्या होगी। अब माले को भी उसी तरह से लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी काराकाट और आरा सीट जीत लिया, उसी इलाके में जो सांसद बन गए आरा से सुदामा प्रसाद, उनकी जगह राजू यादव को कैंडिडेट दिया तो वो सीट हार गए। तो आत्ममंथन का विषय है। खैर, अब पार्टियां अपनी हार को जिस रूप में ले, लेकिन मैं मानता हूं कि जो आदेश आया है, जो जनादेश मिला है, पहले तो आप उसको अपने सिर चढ़ाइए, स्वागत कीजिए और समर्थन कीजिए और अपने को कैरेट कीजिए, यही कहा जा सकता है। एक और चिंता का विषय है, मैं आज आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूँ विधानसभा के सत्र का, और फिर अभी नए वर्ष में कोई 32 साल के बाद पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन होने जा रहा है। बिहार विधानसभा इस बार मेजबान बनी है और स्पीकर नंद किशोर यादव ने इसकी पहल की है। 20, 21, 22 और 23 4 दिन पूरे देश भर के विधानसभा अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं। उसमें लोकसभा के स्पीकर की अध्यक्षता में ये सम्मेलन होता है। 85वां सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे राधानंदन झा ने 1982 में ये सम्मेलन कराया था। अब ये फिर नीतीश गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा श्रेय है। और इस सम्मेलन में भी लोकतंत्र की जड़ कैसे मजबूत हो, और सदन ये जो विमर्श का जगह है वहाँ विमर्श ज़्यादा हो, संघर्ष नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें होंगी। लेकिन ये विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है, इसमें जो कुछ सदन में देखिए उसका क्या रिफ्लेक्स होता है। भले ही विपक्ष के लिए एक निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, लेकिन अभी यही अंतिम चुनाव थोड़े है। अभी तो 4 सीट के लिए नतीजे आए हैं, उपचुनाव हुआ है। अब फिर 243 सीट के लिए तो कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रखने के लिए, समर्थकों को में उत्साह न घटे, इसके लिए पार्टी तो कहीं चुप बैठेगी नहीं। कई इशू है जिस पर मुझे लगता है कि सरकार को विपक्ष निश्चित रूप से आवाज़ बुलंद करेगा। अब एक तो शराब है, शराबबंदी के बाद शराबबंदी का बिहार में फेल होना, जहरीली शराब से मौत, धान की खरीद, अभी स्कूल शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, इसको लेकर जो विरोध है, कैसे मुख्यमंत्री दर्द दे रहे हैं, फिर दर्द को सहला रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं, कई सारे इश्यूज हैं। फिर भ्रष्टाचार, अभी आपने देखा कि इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहा है, उसमें जो एक तो अलग विरोध है प्रीपेड स्मार्ट मीटर का, और फिर उसको लेकर के जो अभी ऊर्जा सचिव संजीव हंस को ईडी ने गिरफ्तार किया, कई और गिरफ्तारियां हुई हैं। फिर उसी तरह से
कई और इशू हैं जिसको सरकार को, जैसे अभी ज़मीन सर्वे का चल रहा है, तो इस मुद्दे की तो कमी है नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, चलिए फिर अभी अब तो चौथे चरण में भी शिक्षक नियुक्ति करने की तैयारी है। बहुत शीघ्र विज्ञापन आने वाला है। 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है फिर प्राइमरी, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के टीचर के लिए। बीपीएससी बस मुझे लगता है कि दिसंबर में ही पहले विज्ञापन करेगा और फिर परीक्षा लेगा। और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठानी है कि चुनाव के पहले हम 5 लाख नियुक्ति करेंगे, तो उसमें शिक्षा विभाग का बड़ा योगदान होगा। तीसरी बार होगा जो बीपीएससी परीक्षा लेगा, नहीं ये तो चौथी बार होगा। 2 बार की परीक्षा में अभी 2,17,000 शिक्षक बहाल हुए, फिर अभी 65,000 जो शिक्षक का रिजल्ट हो गया है, अब उनकी काउंसलिंग होगी, पोस्टिंग होगी, अभी सब कुछ तो होना है अभी। तो बिहार विधानसभा का जो सत्र, शरतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें क्या गर्माहट होगी, क्या चर्चा होगी, क्या मुद्दे होंगे और क्या तस्वीर देखने को हाउस के अंदर मिलेगा। हाँ, एक और चर्चा तो इसके साथ जोड़ना जरूरी है कि इसी विधानसभा में, ये 17वीं विधानसभा है, इसमें अभी 6 सदस्य खुले तौर पर बाकी बने हुए हैं। इसी बजट सत्र में फरवरी का जो सत्र हुआ था, उसमें राजद के और कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदल लिया था। अब वो राजद छोड़कर दोस्ती समाप्त कर, 17 महीने की दोस्ती समाप्त कर नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ आए थे। तो जब साथ हुए तो सरकार को बहुमत कायम रहे और ताकत बढ़े, इसके लिए राजद के और कांग्रेस के 6 विधायक ने पाला बदल लिया है। हाउस के अंदर ही बैठे बैठे पाला बदल लिया था जब शक्ति परीक्षण होना था, नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था। और आज वो भले ही राजद और कांग्रेस के विधायक हैं अभी आधिकारिक तौर पर, उनकी मेमोरी समाप्त करने का आवेदन स्पीकर के यहाँ विचाराधीन है, लेकिन बजाबता वो अभी सत्तारूढ़ दल के साथ बैठते हैं सारे वो सदस्य, और मेमोरी जो उनके समाप्त करने की याचिका है पार्टी की ओर से, जो स्पीकर के यहाँ विचाराधीन है, उसमें कोई समयावधि है नहीं, तो वो अभी लंबित रह सकता है। वो तो लंबित रखा जा सकता है, आप समझिए अगले साल विधानसभा चुनाव तक भी। तो ये की स्थिति आपके सामने मैंने चर्चा की है। अब देखिए, अभी तो जब चुनाव नज़दीक होगा ना, तो अभी कई उथल पुथल होगा। इस चुनाव में तो ये आपको मानना ही पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है, जो उनका चुनावी गणित रणनीति है, उसके सामने इस बार लालू प्रसाद तो फेल हो गए। क्या कि इस उपचुनाव में लालू प्रसाद भी प्रचार में निकले थे, बेलागंज गए थे, तो भी बेलागंज की सीट नहीं बची और वहाँ यादव जाति से ही 2 उम्मीदवार थे, तो उसमें मनोरमा देवी बाजी मार ली और सुरेंद्र यादव के सुपुत्र विश्वनाथ यादव चुनाव हार गए। तो एक जो स्थिति बनी है उसके बारे में आपको अपडेट जानकारी दी है। खासकर शरतकालीन सत्र में क्या गर्माहट के मुद्दे होंगे, क्या तस्वीर बनेगी, आप क्या सोचते हैं? ये विधानसभा का सत्र तो दिन ब दिन छोटा हो जा रहा है और संवैधानिक अनिवार्यता के लिए अब 5 दिन 6 दिन के सत्र बुलाए जाते हैं। ये विधायकों का वेतन सुविधा सब बढ़ता जाए और जो विमर्श की जगह है, जो काम मिला है उन्हें कि भाई कानून बनाएं, जहाँ ज़रूरत है कानून में संशोधन करें। हालांकि होता क्या है, अब देखिए, मेरा तो अनुभव है 3 दशक से अधिक का, तो पिछले 35 साल से हमने विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही को बहुत नज़दीक से देखा है, कवर किया है। तो सचमुच में जो पहले कभी हाउस में जब चर्चा होती थी तो सदस्यों के तथ्य तर्क सुनने को मिलते थे, तो कुछ सीखता था व्यक्ति। और किस तरह से तार्किक तरीके से सरकार को घेरा जाता था, सरकार वहाँ बेबस होती थी। विधान परिषद में तो और खासकर शिक्षक प्रतिनिधि जो हुआ करते थे, मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूँ। अब तो कहिए कि सिर्फ जैसे विधानसभा की कमेटियों की बैठक अधिसंख्य बैठकें होती हैं वो हाजिरी वाली, इसलिए कि हर 10 दिन के अंतराल पर कमेटियों की बैठक होती है और वो उसी के हिसाब से जो 3,000 रुपया पर डे जो दैनिक भत्ता है विधायकों को या विधान परिषद सदस्यों को, वो दे है। लेकिन विमर्श की जो जगह है ना, वो विमर्श अब कम होता दिख रहा है और मुद्दों की वो ऐसी कमी रहती है कि सत्ता पक्ष के भी सदस्यों को सरकार की ओर से किसी मुद्दे पर जब
चर्चा का विषय दे दिया जाता है ना, तो वही जो मंत्री विशेष का ये बजट भाषण होता है उसी को अब उल्लेख करते हैं। कोई स्वतंत्र रूप से न सुझाव देते हैं, न उस तरह से सरकार पर अब हमला होता है। और विपक्ष भी, अब विपक्ष की मांग पर सरकार कुछ माने, ये भी बहुत कम अब देखने को मिलता है। तो कुल मिला जुलाकर संसदीय प्रणाली में जो इन दिनों हाल के वर्षों में या कहिए कि दशक के में जो स्थितियां बन रही है, वो पक्ष और विपक्ष में टकराव ही से वो सत्र बीत जाता है, चाहे वो संसद हो या विधानमंडल की कार्यवाही हो। तो संसदीय लोकतंत्र को जहां मजबूत होना चाहिए वो टकराव का जगह, संघर्ष का जगह, और फिर एक दूसरे के प्रति एक छोटा दिखाने का, ये सब कुछ हुआ करता है। तो एक चिंता का विषय हमेशा इस रूप में देखता हूँ। और जो संसदीय लोकतंत्र के से प्रेम रखने वाले लोग जो चाहते हैं कि ये प्रणाली मजबूत हो, जो है भी पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लोगों ने सर्वाधिक अच्छा माना है। देखिए यहाँ तो चुनाव से, मतदान से बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। तो उपचुनाव और विधानसभा के सत्र के को लेकर आपके सामने हमने एक अपडेट जानकारी दी है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं? जो मैंने बातें कही उसमें कुछ क्या अपेक्षा रखते हैं? किन मुद्दों को ज़्यादा हाउस में चर्चा होनी चाहिए? ये सब विषय है। अभी तो खासकर अब नियोजित शिक्षकों का एक सेवा निरंतरता का मामला, उनके प्रमोशन का मामला। नीतीश सरकार तो सब काम बम्पर न कर रही है, बम्पर नियुक्ति, बम्पर ट्रांसफ़र। अभी तो ट्रांसफ़र रोक दिया गया है, लेकिन फिर दरवाज़ा खोल दिया गया है कि नहीं नहीं, विशेष समस्या वाले से जो जूझ रहे हैं शिक्षक, उनका हम ट्रांसफ़र करेंगे। और जो बहुत दूर जिनकी पोस्टिंग हो गई है, उससे उनको काम करने में जो दिक्कत हो रही है, तो भाई उनको भी हम देंगे ट्रांसफ़र। उसमें सारा बैरियर हटा दिया गया है कि भाई अब गृह पंचायत या गृह अनुमंडल नहीं, लोग प्रखंड दें, जिला दें, नगर पंचायत दें। तो एक अवसर आया है शिक्षकों के लिए। और फिर पति पत्नी को एक साथ करने के लिए, गंभीर रोग या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं उनके लिए, उनके शिक्षक हों या शिक्षक के बाल बच्चे हों। तो कुछ सरकार अब थोड़ा सा उदार नीति लेकर आई है, ये तो एक शिक्षकों के लिए। लेकिन बीपीएससी के शिक्षक या आम शिक्षक जो लंबे समय से स्थानांतरण पदस्थापन नीति का इंतज़ार कर रहे थे, अभी तो उनके लिए मायूसी है। वो बृहत स्तर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो मुझे लगता है चुनाव के बाद ही जो नई सरकार आएगी, तो सरकार का नेतृत्व चाहे जो करे तभी संभव हो पाएगा। अभी तो कोई नीति के तहत हो नहीं रहा है। अभी एक ऑर्डर सरकार निकाली है, तो सरकार तो सक्षम है अपने कर्मचारियों को जहां चाहे रख के और उनकी अनुरोध पर, उनके अभ्यावेदन पर विचार करके ट्रांसफ़र करे। अभी वैसे ही कुछ कार्रवाई शुरू हुई है। 1 दिसंबर से स्कूल की टाइमिंग अब बदली है। भले मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी इसी सदन में, विधानसभा में, बजट सत्र में, कि स्कूल की टाइमिंग 4 से 10 होगी। अब ये साल बीते अंत में, अभी बीते सप्ताह, इसी सप्ताह का ही है, सरकार का डिसीजन हुआ है कि 1 दिसंबर से अब सरकारी स्कूलों में जो 75,000 स्कूल हैं, वहाँ स्कूल की टाइमिंग 9:30 से 4 होगी। अभी तो 9:30 से अब 5:30 तक हो रहा है। तो ये है सहूलियत। अब एक हाजिरी की व्यवस्था हुई है, वही शिक्षक भी इसके लिए मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है। अब हो गया है कि फ़ोटो युक्त हाजिरी करनी है ऐप से, जब जाएंगे तभी फ़ोटो के साथ हाजिरी देनी है, और जाने के समय, डिपार्चर के समय भी फ़ोटो सहित हाजिरी देनी है। ये शिकायत सरकार को मिल रही थी कि लोग ऐप से हाजिरी बनाते हैं फिर बीच में चले जाते हैं, अब किसी को मोबाइल भेज करके हाजिरी भेजवा देते हैं। तो हुआ कि नहीं नहीं, अब जाते और आते 2 बार अब अपनी तस्वीर दिखानी होगी कि आप स्कूल में हैं, आते समय भी तभी आप रहेंगे, तभी वो ऐप पर फ़ोटो के साथ आपकी हाजिरी होगी। तो एक अभी व्यवस्था भी एक इसको कड़ाई से लागू करने के लिए विभाग ने ठानी है। और उसके बाद बीच बीच में औचक निरीक्षण तो होता ही रहेगा। जो हाजिरी बना के भी बीच में निकल जाते हैं, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत मिल रही है। के पाठक के समय में थोड़ी पूरी सख्ती और कहिए कि सब कुछ व्यवस्थित हो गया था। इस समय से स्कूल शिक्षक भी जा रहे थे और पूरे दिन अब छात्र भी रह रहे थे।
लेकिन थोड़ा इसमें ढिलाई आ गई है इन दिनों, तो इसको लेकर भी है। तो कुल मिला जुला कर अभी राज्य में जो अभी कुछ जो ज्वलंत समस्या है, ज्वलंत चर्चा है, उसका आपके सामने उल्लेख किया है। अब न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए और अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिए, अपना कमेंट जरूर कीजिए, ताकि अगली चर्चा में फिर आपके सामने मैं उसको भी सामने रखकर कुछ बात कर सकूं। धन्यवाद।